वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, हमारी वर्कशीट 25 बेस्ड है पोएम अ टाइगर इन द ज़ू पर। आज हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस को लेकर बात करेंगे और राइम स्कीम को लेकर बात करेंगे। इससे पहले हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर शुरुआत में जब आप देख रहे हैं तो ये वो पुरानी वर्कशीट है जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज हमें क्या करना है, दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब हिंदी में होता है काव्य सौंदर्य, यानी जब एक पोएम को लिखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो पोएम रिदमिक हो सके, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए जाते हैं, लैंग्वेज यूज़ की जाती है, स्टाइल यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ों के विषय में जब हम बात करते हैं तो वो पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुई हैं वो है पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन, इमेजरी और मेटाफर। अब आप पूछेंगे कि मैम ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो हिंदी में आप लोगों ने अलंकार पढ़े होंगे, कुछ वही ऐसे ही इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं और उनके नाम होते हैं। तो उसमें पर्सोनिफिकेशन जो है वो है मानवीकरण। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। Personification is when you give human qualities and human characteristics to an object, animal or idea। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमल को या किसी आइडिया को पर्सोनिफाइड करते हैं, यानी उसमें हम मानवीय क्वालिटीज़ को देखते हैं, मानवीय कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है और या वो एनिमल है या वो कोई आइडिया है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक मनुष्य करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, तो वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन मानते हैं। For example, science fiction novels were his constant companions। यानी जो साइंस फिक्शन नॉवेल्स होते हैं वो उसके constant companions थे। अब only a person or animal can literally be a companion। यानी companion का मतलब होता है साथी। अगर हम देखें तो क्या तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का साथी हो सकता है या कोई एनिमल किसी का साथी हो सकता है। बुक्स आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, बुक्स तो केवल ऑब्जेक्ट है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, बट दिस पर्सोनिफिकेशन टेल्स अस दैट द बुक्स मीन्ट अ लॉट टू हिम। यानी जब हम इस नॉवल को, साइंस फिक्शन नॉवेल्स को एज ए कंपेनियन बात करते हैं तो उसका मतलब वो उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्लोज फ्रेंड, जैसे कि क्लोज फ्रेंड होता है। एंड प्रोबेबली ब्रॉट हिम हैप्पीनेस लाइक फ्रेंड्स वुड, और वो उसको उतनी खुशी प्रदान करता है जैसे कि दोस्त करते हैं। राइट तो यहाँ पर नॉवल के अंदर हमने क्या कल्पना की है, एक साथी की कल्पना की है, उसमें उसको एक लिविंग बीइंग की तरह माना है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीयकरण अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टायर्ड ओल्ड कार कफ्ड एंड व्हीज्ड एंड क्रॉल्ड डाउन द स्ट्रीट। तो दिस सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है कॉमन इन लिटरेचर यूजेस सेवरल ह्यूमन क्वालिटीज टू क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ अ वेरी ओल्ड कार फॉर द रीडर। अब बहुत पुरानी कार है, रीडर के लिए जब वो चलेगी तो किस तरह से थोड़े उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, तो वो क्रॉल कर रही है। तो यहाँ पर कार के अंदर जैसे कि एक ओल्ड पर्सन होता है, धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा या खराशेगा, तो इस तरीके का बिहेव जो एक ओल्ड पर्सन का होता है, यहाँ पर कार के अंदर एक ओल्ड पर्सन की इमेजिनेशन की गई है। तो फिर वही बात कि ओल्ड कार जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और उसमें एक ओल्ड पर्सन इन लिविंग बीइंग की इमेजिनेशन की गई है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पीस ऑफ चॉकलेट केक इज कॉलिंग माई नेम। चॉकलेट केक डजेंट हैव द एबिलिटी टू कॉल आफ्टर समवन। चॉकलेट केक जो है किसी को बुला तो नहीं सकता ना, बट दिस केक यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ डिज़ायर एंड हंगर। सेंटेंस है ये बता रहा है कि भूख की जो फीलिंग है, जो इच्छा है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वी से दैट वट एवर ऑब्जेक्ट वी डिज़ायर इज कॉलिंग आर नेम। तो पुटिंग अ कैरेक्टर्स फीलिंग इनटू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम और हर इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक इन लिटरेचर। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फीलिंग को डाल देना, इमोशंस को डाल देना। तो जब इमोशंस किस में होती है, लिविंग बीइंग में होती है, इसलिए वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
एनिमल को या आइडिया को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग है, तो वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर्सनिफिकेशन है। एलिटरेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, आप इसको मान के चलिए जैसे कि आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की, किसी लेटर की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी साउंड की जो रिपीटिशन है वो बार बार हो रहा है, लगातार कंटिन्यूस वे में। तो रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड विद इन नियर बाय वर्ड्स, उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। जैसे मोस्ट ऑफन रिपीटेड इनिशियल कॉन्सोनेंट्स, एग्जाम्पल वाई नॉट वेस्ट अ वाइल्ड वीकेंड एट वेस्टमोर वाटर पार्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो W है उसकी साउंड वाह है, तो वेस्ट वाइल्ड वीकेंड एट वेस्टमोर वाटर पार्क। तो W लेटर की हम कह सकते हैं, सेम लेटर है और सेम साउंड है, उसकी जो रिपीटिशन हो रही है, बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन है। इस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वी सॉ अ स्नेक स्लिदरिंग बाय ऑन आर वे होम। तो यहाँ पर सा स्नेक स्लिदरिंग, तो सा की साउंड जो है, एस में सा की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन है। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। मेटाफर क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स सच एज इज, आर, वाज, वर। जहाँ पर दो अनलाइक थिंग्स ही, एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, उनकी कंपेयर की जाती है। यानी उस कंपेयर कब करते हैं? जब किसी में कोई एक कॉमन क्वालिटी होती है, लेकिन वो दोनों चीज़ें एक्चुअल में एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनमें कोई एक कॉमन क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उनकी कंपेयर कर पा रहे, तो तब हम वहाँ पर मेटाफर मानते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इज़ यूज़ होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा, लाइक वर्ड नहीं होगा। सिमली और मेटाफर में, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मेटाफर और सिमली दोनों में ही दो चीज़ों के बीच में कंपेयर की जाती है, दोनों में ही कोई कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि सिमली में लाइक या एज वर्ड का यूज़ होता है कि वो उसकी तरह है, लेकिन मेटाफर में वो ये मान लेते हैं कि वो है। यानी जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि उसको उन्होंने क्या कह दिया, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे कहते हैं, ही वॉज लाइक अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, तो यहाँ पर सिमली हो जाता है अगर हम लाइक वर्ड यूज़ कर देते। दोनों में दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन दोनों में कुछ ऐसी कॉमन बातें होती हैं जिनके यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिमली में एज या लाइक यूज़ किया जाएगा, जबकि मेटाफर में एज या लाइक का प्रयोग नहीं होता। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉय वॉज अ फिश इन द वाटर। ये जो लड़का है वो पानी में फिश की, मतलब फिश है, तो फिश की तरह होता तो सिमली होता, लेकिन फिश है तो यहाँ पर मेटाफर है, तो वाज यूज़ कर लिया, यानी मान लिया गया, लाइक नहीं होता। द बॉय वाज लाइक अ फिश अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर सिमली होता, लेकिन अगर हम कह रहे हैं द बॉय वाज अ फिश इन द वाटर, तो यहाँ पर मेटाफर है। कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉय को फिश ही मान लिया गया है, सो यहाँ पर मेटाफर है। इमेजरी का मतलब है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दैट अपील्स टू द सेंसेस। किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करना कि वो हमारी सेंसेस को अपील करता है, यानी हमारी जो सेंसेस हैं उसको फील करने लग जाती हैं। इस तरह से कह सकते हैं, व्हेन अ राइटर यूजेस इमेजरी, द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स हेल्प्स क्रिएट अ पिक्चर और इमेज इन आवर माइंड। यानी जब एक राइटर किसी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने बन जाती है, माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो इमेजरी है। ठीक है, तो इमेजरी इज इक्वल टू मेंटल इमेज। मोस्ट फिगरेटिव लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इमेजरी। जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज होती है तो वहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ व्हेन यू पेंट अ पिक्चर विद वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं शब्द चित्र बनाना। ठीक है, जब शब्दों के द्वारा आप कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं तो वो इमेजरी है। और द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल इमेजेस थ्रू वर्ड्स, या शब्दों के द्वारा मानसिक चित्र तैयार करना। जैसे हर ब्यूटी वॉज लाइक अ ड्रीम, उसकी जो ब्यूटी थी वो ड्रीम की तरह थी। हालांकि यहाँ पर क्या है, सिमली भी है क्योंकि लाइक वर्ड का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इमेजरी भी है क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी कैसी है, ड्रीम की जैसी है। तो ड्रीम का मतलब
स्वप्न सुंदरी की हम बात करें तो कल्पना में हमारे एकदम एक पिक्चर आ जाती है, तो इसलिए इमेजरी का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है। द सक्लेंट बबली पिज़्ज़ा ignited my senses as I waited for a tasty bite। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम भूख लग गई है आपको, एकदम खाने का मन कर रहा है। पिज़्ज़ा की जो इमेजिनेशन की है, जो पिक्चर क्रिएट की गई है, इसलिए यहाँ पर इमेजरी है। तो इस तरह से कुल 3 बातें निकल कर आ जाती हैं इमेजरी पोएटिक डिवाइस को लेकर कि इमेजरी रेफर्स टू द मेंटल पिक्चर्स दैट रीडर्स एक्सपीरियंस व्हेन रीडिंग लिटरेचर। तो जब वो एक जो रीडर है जब वो किसी चीज़ को, एक मेंटल पिक्चर को एक्सपीरियंस करता है, जब ऐसे किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो वहाँ इमेजरी होता है। इमेजरी अपील्स डायरेक्टली टू वन और मोर ऑफ द 5 सेंसेस। हमारी एक या पाँचों सेंसेस को वो अपील करती है, यानी वो उसको फील करती हैं। एन ऑथर अचीव्स इमेजरी थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स। और ये इमेजरी जो होगी वो एक ऑथर जो है वो वर्ड्स का, इमेजरी वर्ड का यूज़ करके क्रिएट करता है। ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे हमारी वर्कशीट में, तो हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें बताइए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, अभी हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन में कि जब हम एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को किसी एनिमल, ऑब्जेक्ट या आइडिया में इमेजिन करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो एनिमल है, एनिमल के लिए नॉर्मली क्या यूज़ किया जाता है, इट वर्ड का यूज़ किया जाता है। ही स्टॉक्स, तो यहाँ पर टाइगर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, ही किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। तो विविड स्ट्रिप्स जो है, ये जैसे ही विविड स्ट्रिप्स वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाती है कि उसकी येलो सरफेस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं, तो एकदम पिक्चर आती है टाइगर के दिमाग में, इसलिए यहाँ पर इमेजरी भी है। ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। यहाँ पर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट जो है, यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर इसलिए कि क्योंकि उसके मखमली गद्देदार पैरों का कंपैरिजन वेलवेट से किया गया है और एक्चुअल में मान लिया गया है कि उसके जो पैर जो हैं वो वेलवेट की तरह गद्देदार हैं, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। दूसरा, यहाँ पर रिपीटिशन है। रिपीटिशन किस लिए है, क्योंकि द वर्ड क्वाइट अपीयर्स ट्वाइस इन लाइन 1। फर्स्ट वेलवेट क्वाइट और दूसरा क्वाइट रेज। रिपीटिशन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को एम्फसाइज करना हो। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो वर्ड क्वाइट इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द क्वाइट मूवमेंट। ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्वाइट वर्ड की, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब अपने मखमली गद्देदार पैरों पर बिना आवाज़ किए हुए। ठीक है। यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या है, क्वाइट मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। और दूसरी तरफ इन द सेकेंड लाइन, क्वाइट स्टैंड्स फॉर साइलेंट और सप्रेस्ड रेज। यहाँ पर जो क्वाइट वर्ड है वो क्या है, गुस्से को सप्रेस करने के लिए चुप है वो। क्वाइट वर्ड का जो है यूज़ इसलिए किया गया ताकि वो उसको एम्फसाइज कर सके इस पर्टिकुलर एक्शन को। यहाँ पर भी क्वाइट एंड अगेन यहाँ पर भी क्वाइट, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। रिपीटिशन कहाँ है, जहाँ पर एक वर्ड को किसी पर्टिकुलर एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए बार बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर रिपीटिशन होता है। अगेन, व्हाट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। यहाँ पर ही वर्ड यूज़ हुआ है टाइगर के लिए, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। अब लास्ट क्वेश्चन था, राइम स्कीम पूछा गया था हमसे। राइम स्कीम जानने के लिए हम पोएम की हर लाइन का लास्ट वर्ड और उसकी साउंड को देखते हैं, उसकी साउंड को हम एक नाम देते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स है, इसको हमने एक नाम दे दिया अ। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, डिफरेंट साउंड है केज की, इसलिए हमने इसको नाम दिया बी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, डिफरेंट साउंड है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सी। इन हिज क्वाइट रेज, केज एंड रेज दोनों की साउंड सेम है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बी। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या राइम स्कीम बना, ए बी सी बी। आई होप कि आपको सभी पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गई होंगी।
और आपको राइम स्कीम भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव a nice day.